नमस्कार. इंद्रधनुष्याच्या भागात आपलं हार्दिक स्वागत. आज आपल्या भेटीला येत आहेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अखिल भारतीय महामंत्री डॉक्टर याज्ञवल्क शुक्ला. हे मूळचे झारखंडचे आहेत. रांचीमधून त्यांचं PhD पर्यंत शिक्षण झाले भूगोलामध्ये, जिओग्राफीमध्ये, आणि गेल्या 14 वर्षापासून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं ते पूर्ण वेळ काम करतात. विद्यार्थी परिषदेचं देश स्तरावरती काम वाढवण्यामध्ये त्यांचं मोठं योगदान आहे. उत्तम वक्ते आहेत. त्यांच्याशी आपण थेट गप्पा मारून अभाविप या चळवळीबद्दलची सध्याची स्थिती काय आहे ती नेमकी आपण जाणून घेऊयात. नमस्ते जी. नमस्ते. आप 14 साल से पूर्णकालिक काम करते हैं. अभी देश में अभाविप के कितने शाखा है, कौन से विद्यापीठ में अपना काम है, ज़रा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों के लिए. एक तो आपके माध्यम से इंद्रधनुष के सभी दर्शकों को मैं जोहार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को वंदे मातरम करता हूँ. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महाविद्यालय शाखा को देखेंगे तो लगभग 8,900 से ज़्यादा देश भर में कैंपस यूनिट विद्यार्थी परिषद की काम कर रही है. इकाई के संदर्भ में हम देखेंगे तो 4,272 ऐसे इकाई ABVP की काम कर रही है. विस्तार केंद्र को, हम संपर्क केंद्र को देखेंगे तो 2652 ABVP के संपर्क केंद्र काम कर रहे हैं और विस्तार केंद्र को कुल मिलाकर के हम देखेंगे जहाँ पे हम नए स्थान पर काम, जहाँ कैंपस नहीं है लेकिन स्टूडेंट एक्टिविटी हम चला रहे हैं, ऐसे 2191 स्थान पर विद्यार्थी परिषद का काम, यानी कुल मिलाकर के देश के लगभग 9,000 कैंपस और 8,000 के आसपास स्थानों पर विद्यार्थी परिषद का काम चल रहा है आज के डेट में. और इस वर्ष विद्यार्थी परिषद की 45,46,845 ऐसा मेंबरशिप के आधार पर हमें गौरव भी है और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से अपने श्रम और साधना के आधार पर छात्रों के बीच में राष्ट्रीयता का, शिक्षा के मुद्दों को लेकर के जो काम किया है उसका परिणाम है कि आज 45 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भारत. देश के कितने स्टेट में अपना काम चलता है? देश के प्रत्येक राज्यों के अंदर में विद्यार्थी परिषद का काम है, प्रत्येक विद्यापीठ के अंदर में विद्यार्थी परिषद का काम है. और उतना ही नहीं, आज ABVP के अलग अलग आयामों के माध्यम से, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर में, अखिल भारतीय शैक्षणिक संस्थान के अंदर में IIT, IIM, NIT ऐसे संस्थानों में काम करने के लिए ABVP के आयाम थिंक इंडिया के माध्यम से हम काम कर रहे हैं. उसी प्रकार से मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए मेडिविजन के नाम से हम काम कर रहे हैं. एग्रीकल्चर स्टूडेंट जहाँ एग्रीकल्चर विद्यापीठ है, एग्रीकल्चर विद्यापीठ में एग्रीविजन के नाम से काम कर रहे हैं. फार्मा की पढ़ाई जहाँ होती है हम फार्मा विजन के नाम से काम कर रहे हैं. इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बड़े बट वृक्ष के रूप में राष्ट्रीय चरित्र के आधार पर भारत के नागरिकों का निर्माण होना चाहिए और शिक्षा क्षेत्र हमारा उसका एक बहुत बड़ा मजबूत माध्यम है. उसको लेते हुए विद्यार्थी परिषद इन शाखाओं के अलावे जो विदेशी छात्र भारत के अंदर में पढ़ाई करते हैं तो उसी के नाम से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट एंड यूथ के नाम से आज एक हमारा बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है. जो विदेशी छात्र भारत में पढ़ाई कर रहे हैं उनके वैश्विक जगत के लिए भारत के क्या मूल विचार है उससे अवगत कराते हुए हमारी राष्ट्रीयता की भावनाएं किस प्रकार से पूरे दुनिया की कल्याण की कामना से ओतप्रोत है उससे अवगत कराने के लिए, और जो भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके बीच में भी भारतीयता और भारत के कल्चरल हेरिटेज को लेकर के, भारत के शाश्वत मूल्यों को लेकर के चलने वाला युवा पीढ़ी तैयार करने के उद्देश्य से विदेशी कैंपस में जो भारत के बाहर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके बीच में ABVP ओवरसीज के माध्यम से विद्यार्थी परिषद का काम चल रहा है. यानी कुल मिलाकर के विद्यार्थी परिषद जहाँ जहाँ स्टूडेंट है, जहाँ जहाँ कैंपस है, हम सभी जगह विद्यार्थी परिषद के विचारों के आधार पर जो हमें संघ प्रेरणा से मिली है, जो हम सब के पथ प्रदर्शक केलकर जी ने, यशवंतराव केलकर जी ने हमें जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को एक तत्व दिया है, भारत की प्रवक्ता बनने के लिए नौजवानों को तैयार करना भारत की वर्तमान की आवश्यकता है और इसी से स्वराज हम प्राप्त कर सकते हैं, इसी से स्व को प्राप्त कर सकते हैं. भारत की जो स्व है सो उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद सभी जगह काम कर रही है. केरल में कम्युनिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है जी, समझो अभी वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है, JNU में, ऐसे जगह में विद्यार्थी परिषद का क्या अस्तित्व है? अभी केरल हो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे JNU है,
एक तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को समझना ये पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सभी स्टूडेंट उस प्रकार के नहीं हैं जिस प्रकार के मीडिया के अंदर में विषय आता है। मुट्ठी भर लोग हैं, टिमटिमाते हुए कुछ लोग हैं, हाँ, लेकिन मुट्ठी भर लोग, यदि क्या होता है कई बार समाज में नकारात्मक चीज़ों की प्रचार ज़्यादा होती है। सही है। और ख़ास करके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर में अभी कुछ दिनों पहले जो भारतीय स्वराज और भारतीय नेवी के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे गौरव हैं, हम सब लोगों की प्रेरणा है, हिंदुस्तान के प्राणवायु हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म जयंती को लेकर के जिस प्रकार की घटनाएं हुई, मुझे लगता है कि भारत का कोई भी जनमानस उसको उचित नहीं ठहराएगा। और आपके माध्यम से जेएनयू के कुछ स्टूडेंट जो विदेशी आकाओं में भरोसा रखते हैं, जिनकी भारत के भूमि के पुत्रों के प्रति कोई आस्था नहीं है, भारतीय मनीषियों के प्रति और भारतीय योद्धाओं के प्रति जिनके मन में आदर नहीं है, वैसे लोगों के कारण से जेएनयू आज हद तक बदनाम हो रहा है। उसको रोकने के लिए एक बड़ी शक्ति के रूप में विद्यार्थी परिषद लगातार हम काम कर रहे हैं। और काम का ही परिणाम है कि 2 दिन बाद जो लोग कार्ल और मार्क्स को मानने वाले वामपंथी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी 3 दिन बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोटो लगा करके उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बदलाव जेएनयू के अंदर में भी हो रहा है। आपने केरला और बंगाल के बारे में बोला, हाँ, बंगाल के अंदर में रक्त रंजित राजनीति चल रही है। केरला के अंदर में हम सब गौरव से बोलते हैं, केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला प्रदेश है। केरल की अपनी एक विरासत है भारत को लेकर के, लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल के अंदर में हिंसा आधारित राजनीति, मुझे लगता है कि लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर में बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। जनमानस बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उसमें लोक कल्याण की कामना की गई है। उसमें सभी सत्ता यानी सभी व्यक्ति को संरक्षण देने का एक माध्यम है। लेकिन दुर्भाग्य से केरल के अंदर में और ममता दीदी के संरक्षण में चल रहा पश्चिम बंगाल के अंदर में आज डेमोक्रेसी, हद तक आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर में एक बाह्य शक्ति का प्रभाव दिखाई दे रहा है। फिर भी केरला के अंदर में विद्यार्थी परिषद का बहुत स्ट्रॉन्ग काम है। पश्चिम बंगाल में हम शिक्षा बचाने को लेकर के, संस्थान बचाने को लेकर के और डेमोक्रेटिक राइट को लेकर के संघर्ष करने वाली शक्तियों को और आगे आना चाहिए, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और आज पश्चिम बंगाल के अंदर में चाहे सरस्वती पूजा बैन करने की शासन का डिसीजन आता है, हम वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं। आप पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जो हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर में, उसको लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जो बांग्ला भाषा है, उसके शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर में, उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है। हाँ, हमारे लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए चिंतनीय विषय है कि जिस पश्चिम बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया, जिस पश्चिम बंगाल ने बंकिम चंद्र चटर्जी को दिया, जिस पश्चिम बंगाल ने स्वामी विवेकानंद जी को दिया, ठाकुर की भूमि है, उस पश्चिम बंगाल के अंदर में रक्त चरित्र मौजूदा राजनीति का जो तस्वीर दिखाई देती है, भारत के नौजवान होने के नाते पीड़ा होती है। लेकिन मिल करके प्रतिकार करने की दिशा में सभी लोग बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है पश्चिम बंगाल भी बदलेगा एक दिन। और जो वंदे मातरम लिखने वाला प्रदेश वंदे मातरम न गाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ बाह्य प्रभाव के कारण से, वोट बैंक के कारण से ममता बनर्जी ने भी अपनी संस्कृति के साथ मुंह मोड़ना लगता है कि शायद मुनासिब समझा होगा। लेकिन बंग भूमि के लोग समय पे, जो कि क्रांतिकारियों की, विप्लवों की भूमि है पश्चिम बंगाल, बदलाव होगा। और ऐसे पश्चिम बंगाल के अंदर में विद्यार्थी परिषद का काफ़ी सशक्त काम है। दूसरा एक सवाल ऐसा है कि इतने सालों से विद्यार्थी परिषद का काम चलता है, अभी आजकल विद्यार्थियों के चैलेंजेस बहुत हैं। उनका जो शिक्षा के बाद क्या करना चाहिए, शिक्षा में अनेक समस्याएं हैं। ऐसे इसमें विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थियों का फ्लो कंटिन्यू रहता है और उनको एक साथ आप समाज कार्य में लगाते हैं, ये कैसा संभव होता है? आज स्वाभाविक रूप से मैं आपसे सहमत हूँ कि देश के अंदर में जो देश की शिक्षा व्यवस्था रही, आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा यदि समझौता हुआ है तो भारत के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हुआ। आज़ादी के बाद उम्मीद ये थी कि शिक्षा के माध्यम से समाज परिवर्तन का एक सशक्त उदाहरण देश पेश करेगा। और हम सबको मालूम है, आपके माध्यम से सभी आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे भी निवेदन है कि भारत की जो मूल कैपिटल रहा है वो ज्ञान आधारित परंपरा रही है।
भारतीय नॉलेज परंपरा यानी 10-10 हज़ार विदेशी छात्र नालंदा में खुद पढ़ने आते थे, जिस प्रदेश से मैं पटना के बारे में आपने बताया आता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर के लोग पढ़ने आते थे, तो नालंदा के जो गेट कीपर थे वो इंट्रोडक्शन लेते थे, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते थे। यानी इतनी सशक्त और इतनी दुनिया की मजबूत भारत की नॉलेज परंपरा थी, ज्ञान परंपरा थी। लेकिन आज़ादी के बाद पहले मुगलों ने और बाद में अंग्रेज़ों ने इसी परंपरा पर यानी भारत की ज्ञान परंपरा को डिस्ट्रॉय करने की दिशा में सबसे ज़्यादा षड्यंत्र किया। लेकिन भारतीय परंपरा और भारतीय समाज अपने बलबूते खड़ा होने का सामर्थ्य रखता है, और कोई न कोई महापुरुष हमारे हर कालखंड में आते हैं जो एक छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह चेतना जागृत करके समाज को चले जाते हैं। अभी शिक्षा क्षेत्र के अंदर में आज़ादी के बाद से एक बड़ी समस्या हुई, और लॉर्ड मैकाले के शिक्षा पद्धति के कारण से जो राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए शिक्षा क्षेत्र से निकले हुए लोगों का, उसका एक थोड़ा हद तक अभाव दिखाई दिया। क्योंकि शिक्षा अपने संस्कृति से न जोड़े, शिक्षा यदि भारत पर गौरव करने के लिए आपको प्रेरित न करे, तो शायद उस राष्ट्र का, उस देश के लिए बहुत बड़ा चिंतनीय विषय हो सकता है। लेकिन कई चुनौती है, आज के डेट में भी हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में कई चुनौतियों को देखते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने सभी स्टूडेंट के साथ में, चाहे टेक्निकल स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के हर प्रॉब्लम्स के ऊपर में हम 365 दिन काम करते हैं। स्टूडेंट की चुनौती हम अपना अकाउंटेबिलिटी मानते हैं कि उनकी चुनौती है, उनकी समस्या है, उसका समाधान देना एक सशक्त स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते हमारी भूमिका है, और उस भूमिका का हम निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए कैंपस के अंदर में हम विद्यार्थी परिषद के अलावे हम पर्यावरण के क्षेत्र में प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हम स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से काम कर रहे हैं। सेवा के लिए, समाज को सबसे ज़्यादा सेवा की आवश्यकता है वर्तमान समय में, और सेवा देने का सामर्थ्य किसी में तो नौजवान कर सकते हैं, और नौजवानों का चरित्र भी होना चाहिए। हम अपने समाज के सबसे डायनेमिक और सबसे ऊर्जावान शक्ति हैं, इसलिए हमें ज़्यादा समाज जीवन की चुनौती को स्वीकार करते उसके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। कला के लिए हम काम करें, हम सभी सर्व समाज को सर्वस्पर्शी का भाव रखते हुए, सामूहिकता का भाव रखते हुए हम एक दिशा में बढ़ रहे हैं। वो दिशा ही भारत की दिशा है, और विद्यार्थी परिषद का मूल विचार जो है भारत के मूल विचार है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में चुनौतियां हैं। आज कॉमर्शलाइजेशन को लेकर के चुनौती है, आज सर्वसुलभ शिक्षा को लेकर के एक चुनौती है देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में, कि सभी लोगों तक शिक्षा पहुँचे। 75 साल की गाथा और गाथा के ऊपर में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने अवसर शिक्षा के अंदर में, जितने इन्वेस्टमेंट शिक्षा के अंदर में होने चाहिए थे सत्ता शासन के माध्यम से, शायद नहीं हुआ। और आए दिन मीडिया के माध्यम से हम सब लोग देखते हैं जितने टीचर्स होने चाहिए, आज भी टीचर का पोस्ट खाली है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन लगातार प्रयास हो रहे देश के अंदर में, और हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर में देश के अंदर में लागू करने का एक प्रयास हुआ है। जो शिक्षा नीति भारत केंद्रित और भारत के सर्वसमावेशी, भारत के सभी समाज, भारत के सभी प्रकार के छात्रों के सामर्थ्य और स्किल की बढ़ोतरी की गारंटी देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसके माध्यम से हम जो अपने लक्ष्य यानी भारत न्याय, ज्ञान और उत्पादकता के आधार पर दुनिया के अंदर में हम नंबर 1 देश हुआ करते थे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा जगत के सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य, यदि हम ठीक से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर देते हैं, तो सभी प्रश्नों का उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से। याज्ञवल्क्य जी, एक आखिरी सवाल, आप जो संघ स्कूल ऑफ थॉट में काम करते हैं विद्यार्थी परिषद, उसी थॉट के बीजेपी के नरेंद्र मोदी का भी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, कुछ स्टेट में भी है। हम डिमांड करते हैं कि शिक्षा के लिए जो खर्चा होना चाहिए मिनिमम जीडीपी के 6% होना चाहिए, उतना होता है क्या? और ये जो सरकार काम कर रहा है उसके ऊपर आपका समाधान है क्या? एक तो देश की सरकार 140 करोड़ सभी लोगों की सरकार है, और सरकारें भारत के विचारों के आधार पर काम करें, जिनका इंटरेस्ट भारत हो। इसलिए मौजूदा समय की जो सरकार है उनका इंटरेस्ट भारत है। इसलिए आपके जो प्रश्न है, हम सब लोग विद्यार्थी परिषद के अंदर में शुरुआती दौर से एक नारा लगाते रहे हैं कि शिक्षा के अंदर में 10% हिस्सा और जीडीपी का 6% भागीदारी शिक्षा के अंदर में इन्वेस्ट सरकार को करना चाहिए। इस बात की
मुझे लगता है कि सब देश को प्रसन्नता है कि लगातार शिक्षा के अंदर में भारत की सरकार एक बड़ी राशि शिक्षा के अंदर में इन्वेस्ट कर रही है। इस बार भी शिक्षा का बजट के अंदर में बढ़ोतरी हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन शिक्षा के अंदर में, एडुकेशन के अंदर में 6% जीडीपी विद्यार्थी परिषद का थॉट इसलिए इसके पीछे जो संकल्पना है कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और मौजूदा समय में जीडीपी का 6% शिक्षा के अंदर में भागीदारी नहीं हो पा रही है। इसलिए राज्य सरकार, राष्ट्र सरकार, सभी सरकारों से निवेदन, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट डिमांड है और बिना कोई लाग लपेट के शिक्षा में जब तक शिक्षा केंद्रित राजनीति सरकारें सुनिश्चित नहीं करेंगी, चाहे किसी भी प्रकार की सरकारें हों, चाहे किसी प्रकार के नारा को लेकर चलने वाली सरकार हो, शिक्षा भारत के संपूर्ण विकास की अवधारणा के आधार पे चलने वाली व्यवस्था है। इसलिए जीडीपी का 6% सभी सरकारों ने सुनिश्चित करना पड़ेगा। हम स्वागत करते हैं जीडीपी में शिक्षा की बजट के ऊपर में मौजूदा केंद्र की सरकार बहुत पैसे खर्च कर रही है, रिसर्च के ऊपर में खर्च कर रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट ने भी शिक्षा के ऊपर में, चाहे ट्राइबल एजुकेशन की बात करेंगे तो एकलव्य विद्यालय चला रहे हैं, हम फ्यूल डिपार्टमेंट को देखेंगे तो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के माध्यम से भी कई प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते हैं तो एजुकेशन के ऊपर में, मेडिकल को लेकर के, फॉरेस्ट को लेकर के, सबका कुछ न कुछ एजुकेशन के ऊपर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। एबीवीपी का स्पष्ट मत है और देश के यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो शिक्षा के अंदर में 6% जीडीपी का सहभाग होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो सबसे सर्वाधिक जीडीपी का शिक्षा के अंदर में अटल जी के समय में बड़ी राशि शिक्षा क्षेत्र के अंदर में आई थी। मौजूदा समय में उस दिशा में प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारा जो डिमांड है आज भी हम उस डिमांड के ऊपर में कायम है। जितनी पैसे मिलने चाहिए थे शायद वो पैसा अभी भी सरकार नहीं दे पा रही है, इसलिए सरकारों को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, चाहे प्रांत की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब तक शिक्षा के ऊपर में इन्वेस्टमेंट आपका नहीं बढ़ेगा तब तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा इस देश के अंदर में नहीं मिलेगी। और हम यदि, मेरा तो स्पष्ट मानना है, देश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, हम उसके प्रबल समर्थक हैं। लेकिन यदि हमारे देश के अंदर में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बन जाए, अच्छे ब्रिज बन जाए, लेकिन उस ब्रिज पे चलने वाले मानव संसाधन के अंदर में भी क्षमता और क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो शायद हम भविष्य के प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य भावी पीढ़ी के अंदर में नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए मेरा किसी के ऊपर में इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन मौजूदा चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, शिक्षा के ऊपर में 6% जीडीपी का खर्च करने के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा और वोट बैंक पॉलिटिक्स से हटते हुए सभी सरकारों को शिक्षा केंद्रित राजनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा, यदि हम ह्यूमन कैपिटल ठीक से बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम आगे जाएंगे, हम दुनिया के वर्ल्ड मार्केट के ऊपर में भी कंट्रोल करने वाले हमारे पास ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। इसलिए मानव संपदा ठीक से निर्माण करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है उसके ऊपर में, और शिक्षा में खर्च जैसा शब्द मुझे लगता है प्रयोग नहीं करना चाहिए, शिक्षा में निवेश करना पड़ेगा। खर्च तो हिसाब किताब होता है, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसमें अब फायदा और नुकसान के लिए पैसा नहीं लगाना है। देश के सेवक नेतृत्व देने के लिए, देश के अंदर में नौजवानों की भविष्य की तैयारी के लिए हम किस प्रकार की मानव संसाधन, चूँकि सौभाग्य से भारत युवाओं का देश है और ये सुबह भी चर्चा में आई कि सभी लोगों को ऐसा विश्वास है कि ये भारत का दौर है, पूरी दुनिया भारत की तरफ अपनी समस्या के समाधान के लिए देख रही है और भारत उन समस्या के समाधान के लिए अपने नौजवानों की तरफ देख रही है। इसलिए भविष्य की तैयारी के लिए नौजवानों के अंदर में स्किल, नौजवानों के अंदर में कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभी प्रकार के अवसर नौजवानों तक पहुँचे। अवसर के अभाव में शिक्षा क्षेत्र के अंदर में जो समस्याएं हैं, उस समस्या जब तक समाधान नहीं होगी शायद हम सभी प्रश्नों के उत्तर देने का सामर्थ्य ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए भारत का वक्त है, हम जितना जल्दी पिकअप करेंगे, हम जितना जल्दी स्पीड में अपने काम को बढ़ाएंगे, उतना जल्दी हम वसुधैव कुटुंबकम के जो हमारे सार्थक और एक हमारा उद्दांत जो सिद्धांत है उसके ऊपर हम पूरे दुनिया को लेकर चलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार। आपल्याला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा, फॉरवर्ड करा व सबस्क्राईब करा। जय महाराज।